तो This call is now being recorded. प्रीवियस क्लास में हमने नोडुलेशन स्टडी किया था, हाउ नोड्यूल। एक ब्रीफ तो मैकेनिज्म। सर एक बात पूछनी है। हाँ, यस सर वो हैंडआउट्स कब मिलेंगे? एंड डाउट्स का मैंने भी पूछा था, तो भी कुछ ग्रुप का तो है नहीं आपका, व्हाट्सएप ग्रुप का। और अभी आपको ई काइट से जो मटेरियल है वही डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और वो डीपीपी का? डीपीपी भी आपको वही ई काइट से ही मिलेंगी, ऐप से मिलेगी। हाँ सर, उसमें बॉटनी की तो है नहीं ना अभी, केमिस्ट्री जू और उसकी तो सी फिजिक्स की। ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग, उनसे पूछता हूँ क्या इशू है इसमें। वैसे होना चाहिए बॉटनी का भी वहाँ पे। ओके सर। सो हमने नोडुलेशन स्टडी किया था, जिसमें ये देखा था कि नोड्यूल्स कैसे बनते हैं। नोड्यूल्स पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो फिलहाल लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर बने उनकी रूट्स में, एंड दिस इज बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। तो नोड्यूल कैसे बनता है वो स्टडी किया था। उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, उसमें इनिशियली राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। देन वो जब पेनिट्रेट करके रूट हेयर के अंदर जाएगा तो वहाँ डिवाइड करके वहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। इन्फेक्शन थ्रेड बनने के बाद रूट हेयर कर्ल कर जाएगा सो दैट वहाँ पे फर्दर एंट्री अलाउ ना हो सके। इन्फेक्शन थ्रेड से बैक्टीरिया निकल के कॉर्टिकल सेल्स में जाएगा, जहाँ वो इन्वेट करके रैपिडली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, दो प्लांट हार्मोन चाहिए, एंड these are formed by the plants and bacteria respective. आफ्टर दैट नोड्यूल डिवाइड करेगा तो नोड्यूल का साइज बढ़ेगा, एंड साइज बढ़ने के साथ साथ उसमें डिवीजन होता चला जा रहा है। जब एक नोड्यूल मैच्योर हो जाएगा तो वो डिवीजन बंद कर देगा, स्टॉप डिवाइडिंग, एंड देन उसके बाद वो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट कर सकता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करेगा तो दीज बैक्टीरिया आर रेफर्ड एज बैक्टीरॉइड, बिकॉज बैक्टीरिया की तो प्रॉपर्टी है कि 20 मिनट्स में उसे डिवाइड करना है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रूट नोड्यूल इंक्लूडिंग द राइजोबिया स्टॉप डिवाइडिंग इटसेल्फ। अगर डिवाइडिंग बंद कर देगा तो उसमें बैक्टीरिया ना बोल के दे आर लाइक बैक्टीरिया, सो उनको नाम दे दिया गया बैक्टीरॉइड, एंड ऑल आर कवर्ड बाय ए कॉमन बैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन, पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन, और एक मैच्योर रूट नोड्यूल बन गया। तो नोड्यूल बनता अलग है, और बनने के बाद अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी अवेलेबल होंगी। दैट्स व्हाई रूट नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए? लेग हीमोग्लोबिन, नाइट्रोजिनेज जो प्रिंसिपल एंजाइम है, एनर्जी है ना, और इसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट आएंगी। सो हम ब्रीफ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमें पढ़ना है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। क्या क्या रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? दिस इज बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर आपका पेज दिख नहीं रहा है वो ठीक से, अलाइनमेंट मतलब। मैं सेटिंग करता हूँ उसकी, आई होप फिर आपको दिखने लगेगा। क्लियर? अब दिख रहा होगा विजिबल। यस सर। सो बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी? रूट नोड्यूल के अंदर वो सारी चीजें हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए। एक मैच्योर रूट नोड्यूल has all the essential requirement required for nitrogen fixation। जितने भी एसेंशियल चाहिए उस मैच्योर रूट नोड्यूल के अंदर वो ऑलरेडी है। क्या क्या चीजें चाहिए इसमें? एक तो एंजाइम चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल एंजाइम। This enzyme is nitrogenase। एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। रूट नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। अभी तो हम रूट नोड्यूल पढ़ रहे हैं, बाकी अगर कभी भी आए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इस केस के अलावा किसी और जगह है, देन स्टिल द एंजाइम इज सेम। हो सकता है उसकी लोकेशन रूट नोड्यूल ना हो,
क्योंकि हम अभी राइजोबियम के केस में रूट नोडुल पढ़ रहे हैं। बाकी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट या अदर प्लांट्स के लिए भी कहा जाए, या जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर आपने पढ़े उसमें एरोबिक और एनारोबिक के एग्जाम्पल में क्लॉस्ट्रिडियम, बेसिलिया, रोटोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, तो इनमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो एंजाइम तो यहाँ भी चाहिए होगा, बस उस एंजाइम की साइट रूट नोड्यूल नहीं होगी। यहाँ हम क्योंकि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जो साइट फॉर नाइट्रोजनेज है वो रूट नोड्यूल है। अब नाइट्रोजनेज के बारे में एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एंजाइम नाइट्रोजनेज है। नाइट्रोजनेज एंजाइम है तो इस एंजाइम के दो पार्ट होंगे, जैसे आप किसी भी एंजाइम के लिए पढ़ते हैं कि एक उसका प्रोटीन पार्ट है और उसका एक कोफैक्टर है, और फिर उस कोफैक्टर में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई मेटल आयन हो सकता है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, ये ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल्स में होता है। तो नाइट्रोजनेज एक एंजाइम है। नाइट्रोजनेज है क्या, ये एक, इसमें दो पार्ट है, एक इसका प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीनेशियस पार्ट, और इसमें एक जो कंपोनेंट चाहिए वो दूसरा जो है वो फेराडॉक्सिन की यूनिट है। फेराडॉक्सिन आयरन सल्फर कंपोनेंट कहलाता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजनेज के लिए आयरन और सल्फर चाहिए। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप मिनरल्स के फंक्शंस पढ़ लीजिएगा, तो अगर आप आयरन के फंक्शंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो लिखा है कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर फेराडॉक्सिन। सल्फर में भी लिखा होगा कि फेराडॉक्सिन के लिए है। तो आयरन और सल्फर से मिला के ये फेराडॉक्सिन वाला पार्ट बनेगा, है ना। फेरो वर्ड आयरन के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा नाइट्रोजनेज के साथ क्या होगा कि यहाँ पे मोलिब्डेनम और आयरन भी होगा। दिस इज एमओ, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। नाइट्रोजनेज सर 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 सल्फर में जो दो अमीनो एसिड होते हैं उनका काम क्या होता है? हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। सल्फर में जो भी है, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करो पहले। जी जी सर। सल्फर में जो भी है, सल्फर कंटेनिंग जो दो अमाइनो एसिड है, मीथेनिन एंड सिस्टीन, वो किसी भी प्रोटीन के अंदर होंगे। जितनी भी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है सभी जगह दो अमाइनो एसिड तो ये आएंगे ही आएंगे। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनमें 20 अमाइनो एसिड्स होते ही हैं। उस 20 में से ये भी तो प्रेजेंट होंगे, तो आप कहीं भी प्रोटीन लिखेंगे तो उसमें सल्फर तो आएगा ही आएगा। मीथेनिन और सिस्टीन अमाइनो एसिड आएंगे ही आएंगे। उन अमाइनो एसिड का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, अमाइनो एसिड मिला के एक प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन बनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए आरएनए में, जैसे आपने पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो उस तरीके से दी होगी। जैसे यहाँ भी मान लीजिए प्रोटीन लिखा है तो सिस्टीन और मीथेनिन तो इसमें भी होंगे। आप कोई भी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कंसिडर करेंगे तो उसमें मीथेनिन और सिस्टीन तो आएगा ही, जैसे बाकी प्रोटीन में आता है वैसे हर इस प्रोटीन में भी आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रोजनेज में और एडिशनल क्या है, एक प्रोटीन का पार्ट तो है, इस प्रोटीन के पार्ट के अलावा इसमें एक आयरन सल्फर भी होगा, इसमें एक मोलिब्डेनम की यूनिट भी प्रेजेंट है। तो जैसे पूछा जाए कि मोलिब्डेनम किस चीज के लिए चाहिए, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजनेज एंजाइम। मोलिब्डेनम प्लांट में सबसे कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। अगर आप पीछे का पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तो मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड इन लीस्ट क्वांटिटी, बट क्योंकि हमने एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में ये देखा था कि हम किसी भी मिनरल को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोलिब्डेनम की जगह कोई और ये काम कर ले, इसीलिए आपने मोलिब्डेनम को एसेंशियल माना। मोलिब्डेनम का और कोई फंक्शन नहीं है, वो नाइट्रोजनेज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रोजन फिक्सिंग के जितने भी एंजाइम्स हैं, नाइट्रोजनेज तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा दो और भी हैं, तो उन तीनों एंजाइम के लिए मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही मोलिब्डेनम प्लांट्स को चाहिए। तो मोलिब्डेनम लीस्ट क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये नाइट्रोजनेज के बारे में हो गया कि इसमें एक फेराडॉक्सिन कंपोनेंट है और एक प्रोटीन का पार्ट है, और जो प्रोटीन होगी वो मोलिब्डेनम आयरन से मिलकर बनी होगी। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो उसके हिसाब से फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाएगा। अब नाइट्रोजनेज जब रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो उसकी एक कंडीशन है कि इट वर्क्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। नाइट्रोजनेज जो है वो एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। अब अगर एनारोबिक कंडीशन में वर्क करेगा तो फिर कैसे ये एनारोबिक कंडीशंस कैसे आएंगी। प्लांट्स एरोबिक है, राइजोबियम बैक्टीरिया वो भी इनिशियली एरोबिक ही था। तो अब अगर एक रिएक्शन एनारोबिक कंडीशन में हो रही है, पूरा ऑर्गेनिज्म एनारोबिक मत कर दीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था
राइजोबियम एरोबिक बैक्टीरिया है। अगर क्वेश्चन आता है कि राइजोबियम इज, देन इट्स एन एरोबिक बैक्टीरिया। बट अगर कहा जाए कि राइजोबियम कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन अंडर एनारोबिक कंडीशन, रिएक्शन एनारोबिक मीडियम में होगी, बाकी ऑर्गेनिज्म एरोबिक है। तो अब ये एनारोबिक कंडीशंस कैसे आएंगी, इसके लिए फिर एक दूसरा कंपोनेंट है लेग हीमोग्लोबिन। ये एक पिंक कलर का पिगमेंट है। लेग फॉर लेग्यूम, और हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट का जो हीमोग्लोबिन है उससे रिजेंबल करता है इसका, इसलिए इसको नाम लेग हीमोग्लोबिन दे दिया गया। तो ये पिंक कलर्ड पिगमेंट है जो नाइट्रोजनेस को एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, है ना। इट एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मतलब क्या है कि जिस कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, नोड्यूल की सेल्स के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी, उस ऑक्सीजन को तो ये बाइंड कर लेगा लेग हीमोग्लोबिन। तो सारी ऑक्सीजन सेल के अंदर से खत्म हो गई, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड नाइट्रोजनेस अपना काम कर पाएगा। तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। इट प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इट प्रोटेक्ट्स ऑक्सीजनेस, प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाएगा। तो नाइट्रोजनेस के साथ साथ हमें एक लेग हीमोग्लोबिन की जरूरत थी, वो भी रूट नोड्यूल के अंदर है। रूट नोड्यूल पिंक कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पिगमेंट। अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो रूट नोड्यूल्स आर पिंकिश इन कलर बिकॉज ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ये अब थर्ड हमें क्या चाहिए, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन से अमोनिया बनाएंगे तो ये रिडक्शन होगा, N2 से NH3 बनेगा तो रिडक्शन हुआ। रिडक्शन करने के लिए हमें फिर जो है वो H चाहिए, तो वो रिड्यूसिंग पावर हमें कहीं ना कहीं से चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, या तो NADH2 होगा या FADH2 होगा। और ये कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम रेस्पिरेशन। आपने रेस्पिरेटरी पाथवे में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में NADH2 FADH2 बनते हैं। तो इसी NADH2 FADH2 से अगर कहीं पे रिडक्शन करना होगा तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में हेल्प करेंगे, जैसे यहाँ चाहिए, तो रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे यूज हो जाएगी। अदरवाइज आपने पढ़ी है कि NADH2 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है। इसके अलावा हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी प्लांट में किस फॉर्म में आती है, ATP की फॉर्म में आती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत हाई लेवल पर नहीं पढ़ना। लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनेस एंजाइम है, वो रिएक्शन कैटालाइज करेगा। उसको वर्क करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन चाहिए जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करेगा। क्योंकि N2 से अमोनिया बनना है तो रिडक्शन हुआ है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज NADH2 और FADH2 comes from respiration, और during that process एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय ATP। इन बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप रिएक्शन लिखेंगे, आपके बुक में लिखा है कि अगर हम एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अमोनिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे 16 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए, 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, H। Then in presence of E stand for enzyme, तो बनेगा क्या यहाँ से, 2 molecules of ammonia, 1 molecule of H2, इसके अलावा 16 molecule of ADP and 16 molecule of inorganic phosphate। सर थोड़ा सा पेज ऊपर कर लिए। तो इस तरीके से रिएक्शन पूरी आएगी। नाइट्रोजन N2 है, यहाँ से 2 अमोनिया बन गए, 6 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, 2 यहाँ आ गए। हमने यहाँ पे 8 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिए थे, और इसको रिड्यूस करने के लिए जो एनर्जी थी वो 16 ATP है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो 16 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाएंगे। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए हमें 16 ATP की जरूरत पड़ती है। नीट में उल्टा पूछ लिया गया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड, तो आंसर 8 आएगा, क्योंकि 2 अमोनिया है ना, क्वेश्चन में 1 अमोनिया पूछा गया था, तो आंसर 8 हो जाएगा।
अगर 1 मॉलिक्यूल से देखेंगे तो 16, 1 अमोनिया बनाने के लिए चाहिए तो 8। सिंपल क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। एक फिगर बना हुआ है कि बुक में ये रिएक्शन होती कैसे है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटना है बेसिकली। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड्स हैं। एक हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ से बन जाएगा HN डबल बॉन्ड NH। उसके बाद फिर रिडक्शन कर दीजिए तो बनेगा H2N NH2। फिर रिडक्शन कर लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन जाएंगे। तो इस तरीके से अमोनिया का केस आएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है इसी को नीचे फिगर सा दिखा रखा है कि एक एंजाइम है, उस एंजाइम से एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। यहाँ पे एंजाइम हर जगह चाहिए, एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो अलग हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके अमोनिया बना दिया गया। एवरी टाइम H को ऐड कर दिया गया तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन गए। अमोनिया टॉक्सिक है, प्लांट्स में सॉल्युबलाइज हो जाएगी तो उससे बेसिकली अमोनियम आयन मिलेगा हमें। तो ये हमने पढ़ा ही हुआ है कि नॉट अमोनिया डायरेक्ट नहीं बनेगा, हम अमोनियम आयन की बात लिखेंगे। तो आयन इसलिए क्योंकि NH3 है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा। दैट NH4 पॉजिटिव इज यूटिलाइज्ड इन फर्दर प्रोसेस। तो ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है इसके बारे में। अब लास्ट ये बचा है कि इस अमोनिया का प्लांट क्या करेगा। अमोनिया एज ए अमोनियम आयन प्लांट में आएगी और उससे फिर क्या क्या चीजें होंगी। तो लास्ट हमें जो इसमें पढ़ना है वो फेट ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया का आगे क्या होने वाला है। इस अमोनिया का आगे जो यूज होगा वो होगा अमाइनो एसिड की सिंथेसिस। अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट, biosynthesis of amino acids. आप कह सकते हैं ये फेट है, फ्यूचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में होगी इन प्लांट्स। प्लांट्स में अमोनियम आयन का क्या है, इन फ्यूचर क्या है। वो फ्यूचर ये है कि प्लांट्स में जो अमोनियम आयन का यूज है वो अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में। तो उस बायोसिंथेसिस के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब सेम जैसा भी था कि अमाइनो एसिड्स की जब बायोसिंथेसिस होगी तो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं नेचुरली अकरिंग। अगर 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उन 20 अमाइनो एसिड की सिंथेसिस यहीं से होगी। अमाइनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि उसमें कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक कायरल कार्बन जिसके साथ एटलीस्ट 1 अमीन और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो। ये जर्नल डेफिनेशन है, इसमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं आएगा, बाकी 19 अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर यही निकल के आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है। दिस इज बाय 2 वे। 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट वे है दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव एमीनेशन। रिडक्टिव यानी रिडक्शन होगा और अमीनेशन मींस अमीन ग्रुप का एडिशन होगा, तो ये क्या लाएगा रिडक्टिव अमीनेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, रेस्पिरेशन में जो क्रेब्स साइकिल है उसका एक इंटरमीडिएट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये 5 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, ये रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल में मिलेगा आपको। तो यही अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या करेगा, ये अमोनियम आयन से कंबाइन करेगा in presence of enzyme glutamate dehydrogenase। इसको इन शॉर्ट GDH लिखा जाता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में चेंज हो जाएगा, ये ग्लूटामेट में चेंज होगा। ग्लूटामेट इज द अमाइनो एसिड, ये 5 कार्बन का अमाइनो एसिड है। सो पहला अमाइनो एसिड जो प्लांट में बनेगा वो
ग्लूटामिक एसिड बनेगा या ग्लूटामेट बनेगा, ये वाटर यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब क्योंकि अमीन ग्रुप तो ऐड हो गया, मान लीजिए इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा केमिस्ट्री में, वहां पे आपने एक अमीन तो ऐड कर दिया, रिडक्शन भी तो हो रहा है, रिडक्टिव अमीनिएशन लिखा है, एडिशन ऑफ अमीन इज अमीनिएशन एंड रिडक्शन भी करना है। अगर रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग पावर भी चाहिए होगी। रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे क्या है भाई, NADPH2 ये चाहिए, और इससे फिर आपको यहाँ पे बैलेंस क्या मिलेगा, NADP। जो इसमें H2 है वो रिडक्शन में यूज हो गई और अमीन ग्रुप इसमें ऐड हो गया, तो जो कंपाउंड है वो ग्लूटामेट बन गया। तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड बनेगा दैट इज ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बोला जाता है। तो ग्लूटामेट विल बी द फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्म बाय रिडक्टिव एमिनिएशन। और रिएक्शन सिंपल है, अल्फा कीटोग्लूटारेट कंबाइंस विद अमोनियम आयन टू फॉर्म ग्लूटामेट, वाटर इज रिलीज्ड, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस रिड्यूसिंग पावर इज यूटिलाइज्ड। यहाँ याद रखिएगा NADPH2 है, NADPH2 से NADP, इस तरीके से। दूसरा, ये एक तरीका हो गया, पहला अमाइनो एसिड प्लांट में हमेशा यही बनेगा, फिक्स है, फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्म्ड इज ग्लूटामेट। अब इसके बाद बाकी के अमाइनो एसिड बनेंगे। बाकी के अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, बाय सेकंड वे, दैट सेकंड वे इज ट्रांस अमीनेशन। ट्रांस अमीनेशन जस्ट लाइक ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं कि ए से एक ग्रुप निकल के बी को चला गया और बी का एक ग्रुप निकल के ए को आ गया। तो ग्रुप का ट्रांसफर जैसे होता है उसी तरीके से करना है। ट्रांस से सो ट्रांस जैसे आप पढ़ते हैं सेम, अमीनेशन अमीन ग्रुप के लिए। तो आपको पोजीशन अमीन ग्रुप की बेसिकली बदलनी है, रीशफलिंग करते जाएंगे पोजीशन की और नए नए अमाइनो एसिड बनते चले जाएंगे। अब इसमें ये होगा कैसे, वो देखिए, इसको भी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा। ट्रांस अमीनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कैसे बनाएंगे, C कायरल कार्बन हो गया। अगर हम अमाइनो एसिड बनाए तो इसमें अमीन ग्रुप चाहिए, इसी से हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए, इसी से हमने मान लिया कि ये R है और इसी से ये H है। अगर इन जनरल लिखेंगे तो ये अमाइनो एसिड है, इस R को बदलते जाओ तो अलग अलग अमाइनो एसिड बनते चले जाएंगे। दिस इज एन अमाइनो एसिड। एक जर्नल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यही होगा। अमाइनो एसिड की डेफिनेशन है हैविंग ए कायरल कार्बन, 4 अलग अलग चीजों से ऑक्युपाई है, एट लीस्ट विद 1 अमीन एंड 1 कार्बोक्सिलिक अटैच्ड टू द सेम या कायरल कार्बन। तो ये अमाइनो एसिड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक कीटो एसिड चाहिए। कीटो एसिड का मतलब क्या है, एक कीटोन ग्रुप है तो कीटो हो गया, एक एसिड लगा दिया तो ये कीटो एसिड हो गया। बैलेंसी कवर अप करने के लिए R प्राइम ले लिया हमने, ये बन गया कीटो एसिड। तो एक अमाइनो एसिड है और एक कीटो एसिड है। अब इसमें करना क्या है, ट्रांसफर ऑफ अमीन फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप है, ऑफ ए कीटो एसिड। अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे कीटो एसिड के कीटोन वाले ग्रुप पे, इसी को हम ट्रांस अमीनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो इन जनरल कहलाएगा ट्रांस अमीनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा क्या, अब ये ग्रुप यहाँ चला गया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O C डबल OH, और यहाँ आ जाएगा R प्राइम C NH2 C डबल OH H। अब पहले जो कीटो एसिड था वो R प्राइम के साथ था, अब ये R है तो ये न्यू कीटो एसिड है। पहले जो अमाइनो एसिड था वो R के साथ था, अब जो अमाइनो एसिड है वो R प्राइम का अमाइनो एसिड है, तो ये न्यू अमाइनो एसिड है। तो इस तरीके से नए नए अमाइनो एसिड्स बनते चले जाते हैं। बस R बदलना है और R बदलने के साथ साथ अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। तो रिडक्टिव अमीनेशन और ट्रांस अमीनेशन ये 2 रिएक्शन है जिनसे 20 अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। अब प्रोटीन में इन अमाइनो एसिड के अलावा 2 अमाइड्स भी होते हैं। अमाइड्स 2 ही क्यों होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमाइड आप 10 बना लीजिए। अमाइड का पहली बात है, अमाइड का सिग्निफिकेंस क्या है, प्लांट अमाइड्स क्यों बना रहा है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CONH2 ग्रुप आना चाहिए।
अगर मान लीजिए यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा, अमीनो एसिड है, इसमें मैं आर में कहीं पे CONH2 लगा दूं, आर तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, आर तो वेरिएबल है, इसमें कहीं भी CONH2 लगा है, तो इसका मतलब है कि इस अमाइड में एक अमीन तो ये हो गया, और एक अमाइड में भी अमीन आएगा, CONH2 में भी NH2 आ ही रहा है, तो पर कार्बन ये 2 नाइट्रोजन को कैरी कर रहा है ना। पिछली क्लास के हिसाब से नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपने पढ़ा था कि वो मोबाइल एलिमेंट है, मोस्ट मोबाइल एलिमेंट है। जब भी कभी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट डेफिशिएंसी में ग्रो कर रहा है, तो ओल्डर लीफ से नाइट्रोजन निकल के यंगर लीफ को चली जाती है। तो नाइट्रोजन जाएगी कैसे, तो नाइट्रोजन जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अमाइड्स। अब इसमें अमाइड्स को वेटेज मिल गया क्योंकि पर कार्बन वो 2 नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि अमाइनो एसिड में पर कार्बन जो है वो एक ही नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो एमाइड की इंपॉर्टेंस ये है कि दे हैव हाई N/C रेशियो, N/C का मतलब नाइट्रोजन ऑब्लिक कार्बन है ना। एमाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हाई N/C रेशियो, नाइट्रोजन कार्बन का जो रेशियो है वो एमाइड्स में ज्यादा होता है, तो इसलिए एमाइड्स की इंपॉर्टेंस आती है। एमाइड अब 2 ही बन सकते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड का अमाइड बनता है और एक ग्लूटामिक एसिड का बनता है। एस्पार्टिक एसिड है, यहां से जो बनेगा वो एस्पैराजीन बनेगा, एस्पैराजीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ऐसे ग्लूटामिक एसिड है, जो ग्लूटामेट आपने लिखा भी ऊपर, एंजाइम ग्लूटामिनेज, amide is glutamine, these are amides। एमाइड बनाने के लिए ये नहीं करना कि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसी में आप कर दो, तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर ये अमाइनो एसिड नहीं रहेगा। अमाइनो एसिड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होना ही चाहिए। इस आर में कहीं पे अगर कोई और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसमें आप एक NH2 लगा के उसका एमाइड बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडिशनल कहाँ होगा, केवल 2 ही जगह होता है, केवल ये 2 ऐसे हैं जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो केवल एसिडिक अमाइनो एसिड का एमाइड बन सकता है। एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे पास एस्पार्टिक और ग्लूटामिक है, इसीलिए उनके एमाइड बन सकते हैं एस्पैराजीन और ग्लूटामिन। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है कि इनमें N/C रेशियो ज्यादा है, इसलिए ये आएगा। और फिर आता है लास्ट रिएक्शन। लास्ट का मतलब ये है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें इन अमाइड के अलावा यूराइड्स भी होते हैं। यूराइड्स क्या है, दे आर आल्सो हैव हाई N/C रेशियो। फॉर एग्जांपल इन सोयाबीन, तो सोयाबीन के अंदर यूराइड्स होते हैं। यूराइड्स अगर आप देखोगे तो ये केमिस्ट्री में यूरिया जो है वो अमीनो एसाइल यूरिया, यूरिया के डेरिवेटिव्स मान सकते हो। यूरिया का भी फार्मूला क्या है, NH2CONH2, मतलब एक कार्बन पे 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, और फिर ये भी अपनी नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर ही सकता है। आप प्लांट में यूजुअली यूरिया क्यों देते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर है या कोई भी घर में भी अगर नर्सरी है, पॉट्स लगे हुए हैं, तो उसमें यूरिया सबसे कॉमन टाइप का फर्टिलाइजर सप्लीमेंट है। तो यूरिया इसीलिए क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए और नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स यूरिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिया को यूज किया जाता है। तो जो नेचुरल, ये तो यूरिया सिंथेटिक हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर है। बाकी जो नेचुरली कुछ प्लांट्स के अंदर इनके डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें यूराइड्स कहते हैं, और यूराइड्स के साथ भी यही खास बात है कि वो नाइट्रोजन को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोयाबीन, तो सोयाबीन में यूराइड्स का केस आ जाएगा, आपको ये याद रखना। So this is all about nitrogen metabolism in plant. प्लांट्स की प्रॉब्लम ये थी कि वो नाइट्रोजन को गैस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने पहले नाइट्रोजन साइकिल स्टडी किया था। नाइट्रोजन साइकिल में कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके अमोनिया और नाइट्रेट बनाया गया वो सब देखा था हमने। फिर उसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक मैनर में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक रूट नोड्यूल कैसे बनता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का केस विद लेग्यूमिनस प्लांट। आज की क्लास में आपने पढ़ा कि लेग्यूम के अंदर जो रूट नोड्यूल बने हैं उनमें एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन की बायोकेमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है, और प्लांट के अंदर अमोनिया बनने के बाद इसका होगा क्या। तो प्लांट इस अमोनिया को अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में यूज कर लेगा, वो
आपके सामने दिया हुआ है। तो इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म प्लांट के अंदर कंप्लीट हो। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो फोटोसिंथेसिस। थर्ड चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। नाइट्रोजन इसमें जो फंक्शंस वाला था जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था वो जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। ये भी बड़ा चैप्टर है और हम इसको स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस बुक में लिखा है इन हायर प्लांट्स, बाकी हायर की जगह लोअर हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये कि हाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये चीज हमें पढ़नी है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या है? फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लाइट की प्रेजेंस में। प्लांट्स आपने पढ़ा है कि वो ऑटोट्रॉफिक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है। अगर प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड में, जब भी कभी प्लांट्स बोला जाता है तो प्लांट्स का मतलब अगर हम टैक्सोनॉमी के हिसाब से बोलेंगे तो बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। अगर टेक्निकली कहा जाए तो प्लांट्स वो है जो प्लांटी किंगडम में आपने पढ़े, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक। बट आपने प्रोटिस्टा में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनाइट प्रोटिस्ट। और अगर हम मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा में भी जो साइनोबैक्टीरिया हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और वैसे ही करते हैं जैसे हायर प्लांट्स करते हैं। बस बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस डिफरेंट है। तो हमारे लिए हायर प्लांट का मतलब वैसे तो हुआ कि प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स आ रहे हैं वो, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी अप टू द एंजियोस्पर्म हर जगह एक जैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जब भी आएंगे वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आएंगे। वो बैक्टीरिया जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं और इनकी फोटोसिंथेसिस प्लांट की फोटोसिंथेसिस से समहाउ डिफरेंट है। तो वो जब आएगा तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। अभी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। इसको मैं अपने तरीके से अगर डिफाइन करूं तो यहाँ पे क्या है? सिंथेसिस है। कहाँ क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड हैं? शुगर बनेगा। शुगर इज जो बनता है वो हेक्सोस शुगर है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बुक में। वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, बट ग्लूकोज बन रहा है ये बहुत कम है। फ्रक्टोज भी तो बन ही सकता है। C6H12O6 अगर आप लिख रहे हैं तो ये कैसे बोलेंगे कि ग्लूकोज है? वो फ्रक्टोज भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी ने बहुत सारी जगह ग्लूकोज लिखा है या बहुत सारी जगह ये लिखा है कि 6 कार्बन की शुगर बनेगी एंड दैट 6 कार्बन शुगर इज कॉल्ड हेक्सोस शुगर। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी शुगर की सिंथेसिस होगी। कहां से होगी? ये होगी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसकी प्रेजेंस में होगी? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, during which oxygen is released as byproduct। एक तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ये मेन प्रोडक्ट है। इसे आप बोलोगे कि ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेसिस से जो बनेगा वो प्राइमरी फोटोसिंथेट कहलाएगा। ये याद रखिए। तो अगर आप इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते तो होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हेक्सोस शुगर
from simple inorganic compounds, that is carbon dioxide and water, in presence of sunlight and chlorophyll, during which oxygen is released as a byproduct, is called photosynthesis. जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखी। एक जर्नल इक्वेशन केवल लिखी हुई है। जर्नल इक्वेशन क्या आती है कि अगर हम यहाँ पे CO2 लें, यहाँ पे वाटर लें, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्लोरोफिल है, तो जो बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे C6H12O6 हेक्सो शुगर बन गई। ये 6 कार्बन की शुगर है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो गई। हालांकि जो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं वो क्या है, 6CO2 है, यहाँ पे 12H2O आएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो बनेगा वो C6H12O6, यहाँ पे 6O2 है, रिलीज हो जाएंगे, 6H2O बैलेंस हो जाएंगे। अब एक इक्वेशन ये भी लिख दी जाती है कि यहाँ से 6H2O हटा दो और यहाँ पे 6 कर लो, 12 मत करो। तो अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो राइट इक्वेशन यही है जो मैंने लिखी अभी आपको, 12H2O इनिशियली रिक्वायर्ड, ऑल्दो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 6H2O आर गेन। 6H2O आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल आपको बाद में मिल जाएंगे, बट इनिशियली आपको 12 वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। तो जर्नल इक्वेशन ये है और ओवरऑल इक्वेशन ये, और हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं तो ये 6 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये काम होगा, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट कहलाता है और वो रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा। तो इसको आप फोटोसिंथेसिस के हिसाब से बोलते हैं। अब बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो हम जो चीजें इजी हैं वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि व्हाट वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, हम ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं। ऑलरेडी जानने का मतलब जो आपने 10th की बुक में पढ़ा था, वो 10th की एनसीईआरटी में, तो उसमें ये दिया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप इसको देखोगे मैकेनिज्म को, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन का सोर्स है। हमें हेक्सोस शुगर बनानी है, हेक्सोस शुगर बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए, तो कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज कार्बन सोर्स। तो एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक ये आपको पढ़ना है। और दूसरा, लाइट भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस में लाइट तो इंपॉर्टेंट है ही, वो आएगा। वाटर का रोल क्या है, अगर CO2 से ग्लूकोज आप देखोगे तो ये रिडक्शन है। आप जैसे भी केमिस्ट्री में डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, आप कर सकते हैं। CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना बाय रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए फिर हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे वाटर का रोल क्या है, वाटर का रोल ये है कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। मान लीजिए वाटर अगर स्प्लिट होता तो यहाँ पे H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनते, वो तो यहाँ चले गए रिडक्शन में, जिससे ये बन गया। जो ऑक्सीजन बचा वो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो गई। तो एक कार्बन का सोर्स चाहिए, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, ये लाइट है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट का काम होता है कि दैट कैप्चर्स लाइट, है ना, ये एब्जॉर्ब लाइट। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि ये बाई प्रोडक्ट है। प्लांट कभी भी ऑक्सीजन के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो किसके लिए करते हैं, वो ग्लूकोज के लिए करते हैं या हेक्सोस के लिए करते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो पूरी रिएक्शन में हमें एक कार्बन सोर्स चाहिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के डोनर चाहिए, सनलाइट चाहिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक पिगमेंट चाहिए, दैट ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल। और इसके अलावा फिर हमें जो बनेगा प्लांट में वो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो उस बेसिस पे ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी। अब जहां तक बात की अभी हम जो पढ़ रहे थे कि हम क्या जानते हैं, एक तो हम ये जानते हैं कि लाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला था लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बुक में दिया है, हाफ लीफ मेथड।
यूजिंग ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर को यूज करके हाफ लीफ मेथड दिया हुआ है। हाफ लीफ मेथड का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, तो इधर समझा दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये स्कैन करना पड़ा तो चाहिए, है ना? जैसे ये लीफ है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लांट पूरा लगा हुआ है, पॉटेड प्लांट है, लाइव प्लांट है ये, है ना? अगर ये लाइव प्लांट है तो ये लीफ है, इस लीफ में हम क्या करेंगे, इसकी आधी लीफ को एक ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे दोनों साइड से। ये ब्लैक पेपर है, अगर ब्लैक पेपर है तो इस लीफ पे जितनी भी लाइट गिरेगी वो ब्लैक पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लाइट इसके अंदर जो लीफ है, दो ब्लैक पेपर के बीच में लीफ है, तो उसमें लाइट पहुंच पाएगी। तो इस आधी लीफ को लाइट नहीं मिली और इसको लाइट मिली, है ना? यहाँ लाइट आ रही है, तो यहाँ भी रही है, बट यहाँ ब्लैक पेपर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। कुछ घंटों के बाद हम क्या करेंगे, इस लीफ में हम क्या करेंगे, स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे कि फूड की सिंथेसिस हुई या नहीं हुई। तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ लाइट आ रही है और बाकी सारे फैक्टर्स अगर काम कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस हुई, तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से उसका जो पॉलीमर बनेगा वो स्टार्च बन गया, तो स्टार्च को हमने टेस्ट कर लिया। जब इस लीफ में हम टेस्ट करेंगे सेम स्टार्च आयोडीन टेस्ट, तो ये निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं पहुंच रही, लाइट नहीं पहुंच रही तो उसके हिसाब से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो ये कहलाता है ब्लैक लीफ, सॉरी हाफ लीफ मेथड यूजिंग ब्लैक पेपर। एक ब्लैक पेपर को यूज करके किसी लाइट प्लांट के अंदर आप कर सकते हैं। ये प्रूव ये करता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। दूसरा ये याद रखिएगा, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो मॉल, ये साइंटिस्ट का नाम है, इनका भी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। बस ये साइंटिस्ट के नाम से आएगा क्योंकि ये इन्हीं ने परफॉर्म किया था। और इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। अब हम इसे कैसे करेंगे, सेम आपने एक पॉटेड प्लांट ले लिया, ये इसकी लीफ बनी हुई है। अब क्या करेंगे, इस लीफ को आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे एक कॉर्क लगा दीजिए। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉर्क लगा के, आधी लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर है, आधी इसके बाहर है। इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है कॉटन थोड़ी सी रखी हुई है जो KOH के साथ है। छोड़ दीजिए धूप में, तो लाइट तो सबको आ रही है, लाइट इसको भी आ रही है क्योंकि ये ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, तो लाइट तो जाएगी पेनिट्रेट करके, लाइट हर जगह जाएगी, लाइट जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी होगी। बट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब यहाँ तो स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आएगी और यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है। यहाँ तो हमने इसे ग्लास से कवर कर दिया, तो स्टोमेटा तो खुले हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं जा सकती, ग्लास को तो डिफ्यूज करके नहीं जा सकती, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन में भी रिलीज होती है। इस लीफ में जो सेल्स हैं वो तो लिविंग है, अगर वो लिविंग सेल्स है तो रेस्पायर तो कर ही रही है, तो रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रही है। इस रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो करने के लिए हमने यहाँ पे KOH रखा है कि जैसे ये CO2 निकलेगी यहाँ पे, ये CO2 ये KOH के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट बनता चला जाएगा। तो इतनी लीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी हमने जीरो कर दी। और कुछ घंटे के बाद फिर हमने सेम स्टार्च आयोडीन टेस्ट करके देखा, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ के लिए पॉजिटिव आएगा, यहाँ के लिए निगेटिव आएगा। लाइट मिल रही है लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि एटमॉस्फेयर की आ नहीं सकती और जो रेस्पिरेशन वाली है वो KOH ने एब्जॉर्ब कर दी, तो CO2 की सप्लाई जीरो हो गई। यहाँ लाइट नहीं आ रही थी इसलिए नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ब्लैक पेपर लगाया है, पेपर को डिफ्यूज करके जा सकती है। दूसरी चीज अगर नहीं भी जा रही है तो जो रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो जा ही सकती है, तो उसके हिसाब से यहाँ CO2 मिल रही है, यहाँ लाइट नहीं मिल रही, यहाँ लाइट मिल रही है, यहाँ CO2 नहीं मिल रही। लाइट और CO2 दोनों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस बात को समझाने के लिए ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। बट अगर मॉल का नाम आता है MOLL तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, इस बात को प्रूव करता है
लाइट एसेंशियल है इस बात को प्रूव करने के लिए, साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है, बट एक ब्लैक पेपर मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये बात हो गई कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 और लाइट दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देन कम्स टू फोटोसिंथेसिस, एक ब्रॉड स्केल पे स्टडी किया जाता है। आज भी फोटोसिंथेसिस में साइंटिस्ट डिस्कवरी करना चाहते हैं या हो ही रही है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। डे बाय डे हम चाहते हैं कि प्लांट की फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाए, क्योंकि जितने ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी और एटमॉस्फेयर उतना प्योर रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाएगी तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट भी मिनिमाइज होते रहेंगे। तो किसी भी तरीके से अगर फोटोसिंथेसिस को हम बढ़ा दें ना, साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि अगर हम वॉल पे क्लोरोफिल को पेंट कर दें तो क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करके ऑक्सीजन तो दे ही सकता है ना, ग्लूकोज नहीं बनाएगा। अभी हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को अलग अलग कर दें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन दे दिया जाता है, और ऐसा करने के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए। तो अगर वॉल पे क्लोरोफिल मान लीजिए लगा हुआ है और अगर वाटर पानी दे दिया जाए तो ऑक्सीजन तो तब हमें मिल ही जाएगी ना। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनाने के लिए ऐसा कुछ है। तो इम्पोर्टेंट ये कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन का कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस को किसी एक साइंटिस्ट ने इस मेन रिएक्शन को दे दिया। ये रिएक्शन अपने आप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसको अलग अलग साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन से डिड्यूस किया गया, उसको कंक्लूड किया गया। तो इसलिए बुक में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम पहले से पढ़े तो हम क्या क्या चीजें जानते थे, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से चीजें दे रहे हैं। सो अवर नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखते हैं किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस को लेके था। एटलीस्ट वो जो एनसीईआरटी में दिए हैं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम उनके बारे में तो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी में दिया है वो जोसेफ प्रिस्टले का नाम दिया हुआ है ना, एक साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले। सर थोड़ा सा पेपर ऊपर कर लीजिए। इनका इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट है। यूजिंग माइस, कैंडल एंड मिंट प्लांट। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मिंट का कोई सिग्निफिकेंस होगा, उन्हें जो समझ में आया वो उन्होंने ले लिया, हमने याद कर लिया। सिंपल सी बात है कि मिंट प्लांट ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया। आप कोई और भी ले सकते हैं, आप करें तो कोई और ले सकते हैं। प्रिस्टले ने जो किया वो यही था, एक माइस, एक कैंडल और एक मिंट प्लांट को लेके इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने फिर ये प्रूव किया कि जो प्लांट्स हैं वो फाउल एयर को फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्होंने जो वर्ड यूज किए थे वो यही थे। फाउल एयर का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कम है। फ्रेश एयर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो इनका कंक्लूजन एक्चुअली ये था जोसेफ प्रिस्टले का कि जो प्लांट्स हैं वो फाउल एयर को फ्रेश एयर में चेंज करते हैं। सो पेज थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। जस्ट ए मिनट, ये लाइन यही खत्म करनी थी इसलिए। फाउल एयर को फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लांट्स, बस कंक्लूजन यही है, बाकी आप बुक में बना हुआ है। इन बेल जार का मतलब क्या है, उल्टा बेल जार रखना है तो फ्लैट सरफेस पे वो आ जाएगा। अगर एक बेल जार के अंदर मान लीजिए कोई मिंट का प्लांट होता, उसके ऊपर हम बेल जार रख देते तो क्या होता, जैसे ये मान लीजिए आप, ये सरफेस हो गई, ये बेल जार है, इसके अंदर कोई प्लांट रखा हुआ है तो आपने जार से कवर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट जा ही रही है तो फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलेगी वो ऑक्सीजन जो है वो ये रेस्पिरेशन में यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में फिर यूज हो जाएगी। रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लगभग उल्टी है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, CO2 बन जाता है। तो अगर आप बेल जार से प्लांट को कवर कर देंगे तो प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। बट अगर आपने बेल जार के अंदर कोई बर्निंग कैंडल रखी
तो कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो फिर कैंडल बुझ जाएगी। अगर बेल जार के अंदर कोई माउस रखा हुआ है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, एनिमल है, बट इसे ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसकी डेथ हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्लांट के साथ हमने यहाँ पे कैंडल रखी होती तो कैंडल बर्न करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेगा और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन निकालेगा वो ऑक्सीजन बर्निंग में भी यूज हो सकती है। तो कैंडल भी बर्न करती रहेगी, प्लांट भी ग्रो करता रहेगा। अगर प्लांट के साथ मान लीजिए माइस होता है, ये प्लांट है और इसके साथ यहाँ माइस है, ये बेल जार के अंदर है, तो माइस भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो प्लांट यूज कर लेता, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो माइस यूज कर लेता, तो माइस भी सर्वाइव करता और प्लांट भी ग्रो करता। तो बुक में एक थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है और इस सबका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्लांट्स हैं वो फाउल एयर को फ्रेश एयर में, फाउल एयर मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऐसी एयर को वो फ्रेश एयर में चेंज कर देते। तो ये प्रिस्टले का रूल था। अब इसमें दूसरा नाम आया आइंगेनहॉस का, है ना। सेकंड इज जे एंगेनहॉस। प्रिस्टले ने अपना काम किया तो लाइट में ही था, बट उन्होंने कहीं पे कहा नहीं। और होता यह है कि रिसर्च के मामले में जितनी बात आप कहते हैं रिटिन में, उतनी बात के लिए बस आप एलिजिबल होते हैं। तो आइंगेनहॉस ने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने प्रिस्टले के एपरेटस को, वही बेल जार वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उसको उठा के अंधेरे में रख दिया, और अंधेरे में रख दिया तो फिर प्लांट की भी डेथ हो गई, कैंडल भी बर्न नहीं कर रही है, और माइस की भी डेथ हो गई, क्योंकि प्लांट्स लाइट को यूज करके तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर पा रहा था ना फोटोसिंथेसिस से, और ऑक्सीजन दे पा रहा था। अब लाइट तो मिल नहीं रही प्लांट को, तो इसका मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो प्लांट्स के साथ जो भी कैंडल और माइस है, इन दैट केस फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी, कैंडल बर्न नहीं करेगी, बुझ जाएगी। तो आइंगेनहॉस ने सिर्फ ये सिग्निफिकेंस दिया कि प्रिस्टले जो भी बात कह रहे हैं वो केवल तभी पॉसिबल है जब लाइट दी जाए, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये आइंगेनहॉस के एक्सपेरिमेंट में था कि प्रिस्टले जो भी काम कर रहे थे वो केवल लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है ना। दिस का मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था। happens only in presence of light। ये केवल लाइट की प्रेजेंस में होगा। आइंगेनहॉस जो भी बात कह रहे हैं वो केवल तभी पॉसिबल है जब लाइट होगी। अगर डार्क में रख देंगे प्रिस्टले के सेटअप को तो फिर वो चीज नहीं होगी, मतलब फाउल एयर फ्रेश एयर में कन्वर्ट नहीं होगी बाय द प्लांट। तो हमें रिएक्शन के हिसाब से ये पता चल गया। हम एक एक करके चीजें देख रहे हैं। अगर ये रिएक्शन थी तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये फाउल एयर है, यहाँ ऑक्सीजन है तो ये फ्रेश एयर है। अभी किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे CO2 O2 है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया फाउल एयर फ्रेश एयर। और ऐसा होने के लिए सनलाइट चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में ये काम होगा, तो लाइट भी पता चल गया। अब यहाँ पे शुगर बनेगा, ये कैसे कंफर्म होगा। फिर थर्ड साइंटिस्ट का नाम आया जूलियन वैन सैक, वही जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स दिया था, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो जेवी सैक का कंट्रीब्यूशन आएगा। जेवी सैक के कंट्रीब्यूशन एक्चुअली दो हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर, जब शुगर बनेगा तो ही प्लांट ग्रो करेगा। और शुगर कैसे बनता है, जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। और दूसरी चीज ये कि जो शुगर का एक्युमुलेशन है वो केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम रिएक्शन में क्लोरोफिल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ग्रीन वर्ड अभी यूज हुआ है, क्लोरोफिल यूज नहीं हुआ। जेवी सैक ने ये नहीं कहा कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो भी कुछ हो रहा है वो केवल ग्रीन पार्ट में हो रहा है, लीफ में हो जाएगा, अगर ग्रीन मान लीजिए कोई और स्ट्रक्चर है तो उसमें हो जाएगा, बट स्टेम में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, ब्रांचेस में नहीं होगा, फ्लावर के पेटल्स अगर हैं तो उनमें ये रिएक्शन नहीं होगा। जहां जहां ग्रीन है वहां ये रिएक्शन हो सकती है, बाकी जगह नहीं। तो ग्रीन की इंपॉर्टेंस आ गई और शुगर की इंपॉर्टेंस आ गई। ये दोनों वर्क जो है वो, या दोनों कंक्लूजन जो है वो जेवी सैक के थे। इनके दो कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन तो ये कि एक्युमुलेशन ऑफ शुगर
results in growth of the plant, और दूसरा only by green part of the plant. अब इसके लिए उन्होंने बोला कि इन ग्रीन पार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी है, हैविंग स्पेशलाइज्ड पिगमेंट। ना तो उन्होंने स्पेशलाइज्ड पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल उसका नाम दिया, और ना स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट इज क्लोरोप्लास्ट उसका नाम दिया। बस सिर्फ एक जैसे कहते हैं गैस वर्क, कि ये बस बोला कि इन ग्रीन पार्ट में मान लीजिए लीफ है, तो इस लीफ के अंदर कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें कोई स्पेशल चीज है जिससे ये काम हो रहा है, जो बाकी पार्ट्स में नहीं है। तो हमें पता है आज की डेट में कि दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल एंड दैट बॉडी इज क्लोरोप्लास्ट। ये लीफ में होती है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इसलिए ये काम हो सकता है। स्टेम में या रूट में ये चीज अगर नहीं है तो ये काम नहीं होगा। तो जेवी सैक ने दो कंक्लूजन दिए कि एक तो शुगर का एक्यूमुलेशन होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, और ये एक्यूमुलेशन केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनमें स्पेशल बॉडीज हैं जिनमें स्पेशल पिगमेंट होंगे जो ये काम करेंगे। प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में हिंट दे दिया। हालांकि वर्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, ऐसे ही प्रिस्टले ने वर्ड कहीं भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं किया, फाउल एयर फ्रेश एयर यूज किया था। तो ये एक इशू है कि हम एग्जैक्ट तक तो नहीं पहुंच रहे, बट जैसे जैसे डिस्कवरी हुई वैसे वैसे चीजें क्लियर होगी। नाउ फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आएगा। अब अगर देखा जाए तो शुगर बन गया, ग्रीन यानी क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड यानी फाउल एयर हो गया, राइट साइड में जो आपने लिखा है ऑक्सीजन रिलीज होगी तो फ्रेश एयर हो गया, और सनलाइट चाहिए तो लाइट की प्रेजेंस में आइंगनहॉस ने कंक्लूड कर दिया। तो एक बेसिक आइडिया रिएक्शन का मिल गया। अब क्योंकि लाइट आ गई है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये पता कैसे चलेगा। ये तो हमने टेस्ट कर लिया कि ठीक है, आप स्टार्च आयोडीन टेस्ट कर लीजिए, स्टार्च की सिंथेसिस होने का मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। बट फोटोसिंथेसिस होते हुए दिखाई दे रही है क्या? आप कैसे कहोगे? हो सकता है स्टार्च की सिंथेसिस किसी और चीज से हो रही हो, जिस टाइम पे आप एक काम कर रहे हैं उसी टाइम पे सेल के अंदर कोई दूसरा काम भी हो रहा हो जो स्टार्च बना रहा हो। ये स्टार्च फोटोसिंथेसिस से ही बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसका पैरामीटर क्या आएगा? अगर आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो उसको किस नाम से लिखोगे? फोटोसिंथेटिक रेट अगर बोला जा रहा है तो उसको मेजर कैसे करोगे? बार बार लीफ तोड़ के स्टार्च को तो टेस्ट नहीं कर सकते, और स्टार्च का टेस्ट आयोडीन के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आएगा। आप ये नहीं पता कर सकते कि स्टार्च 1 घंटे में बना x ग्राम, 2 घंटे में बन गया 2x ग्राम, 3 घंटे में बन गया 3x ग्राम। दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टार्च बना है यही पता चलेगा, कितना बना है वो नहीं किया जा सकता। तो फोटोसिंथेटिक रेट का एक्चुअली पैरामीटर क्या होगा? हम ये पैरामीटर नहीं ले सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गई, किसी और प्रोसेस में भी यूज हो सकती है। हम ये भी पैरामीटर नहीं ले सकते कि वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर तो प्लांट में ऑलमोस्ट सारी जगह चाहिए। लाइट आ रही है, लाइट तो पूरे प्लांट पे गिर रही है, ये काम लीफ कर रही है, प्रोबेबली बोला गया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिया गया। और शुगर की सिंथेसिस हो रही है तो केवल इसी से हो रही हो, ऐसा भी नहीं है, शुगर किसी और वजह से भी बन सकती है। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, इस बात को पता करने के लिए TW एंगलमैन का नाम दिया हुआ है, कि एंगलमैन का नाम आया, जिन्होंने ये भी पता किया कि फोटोसिंथेटिक का रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। और उन्होंने ये भी देखा कि कोई भी पिगमेंट, दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल, नाउ इट वाज क्लोरोफिल, कोई भी पिगमेंट अगर लाइट को यूज कर रहा है तो फिर किस फॉर्मेट में वो काम कर रहा है। नेक्स्ट जो नेम आएगा साइंटिस्ट का वो एंगलमैन का आएगा। इनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का रेट जब भी हम लिखेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिलीज होने को फोटोसिंथेसिस रेट माना गया, इन्होंने उसको कंफर्म किया। और हमें ये पता है कि प्लांट्स में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती हो। ऑक्सीजन के रिलीज होना फोटोसिंथेसिस का यूनिक कैरेक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी और फॉर्मेट में यूज हो सकती है, बट ऑक्सीजन रिलीज हो ये केवल फोटोसिंथेसिस में ही पॉसिबल है, किसी और चीज में ऑक्सीजन रिलीज नेचर में नहीं होती।
इसीलिए हमारी बॉडी में कहीं ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, हम केवल ऑक्सीजन को यूज ही कर लेते हैं, है ना। वी आर कंज्यूमर, हमें ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। पूरी अर्थ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की रिलीज को काउंट किया गया। अब मान लीजिए एक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो दिखाई कैसे देगा? ऑक्सीजन तो गैस है, डिफ्यूज करके बाहर निकल जाएगी। अब आप प्लांट को एक्वेटिक मान लीजिए तो ऑक्सीजन आपको बबल की फॉर्म में रिलीज होते हुए दिखाई देती है। आप वहाँ पे एक बर्निंग स्टिक लेके जाइए, मैच स्टिक, माचिस की तीली ले जाइए तो वो तेजी से जलने लगेगी, तो इसका मतलब वो जो बबल्स रिलीज हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं। बट हमें एक्चुअली ऑक्सीजन का रेट मेजर करना था, तो रेट ऑक्सीजन का कैसे मेजर करेंगे? कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई? क्योंकि हम मान लेंगे कि जितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई प्रोपोर्शनेट मैनर में उतनी ही फोटोसिंथेसिस यूज हुई। तो एंगलमैन ने क्या किया, एक तो ऑक्सीजन की रिलीज को देखा और दूसरी चीज ये कि अगर लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है तो लाइट तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम के हिसाब से 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। विजिबल लाइट में विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर है। तो क्या अलग अलग कलर की लाइट में अलग अलग फोटोसिंथेसिस होती है? और अगर होती है तो फोटोसिंथेसिस को मेजर कैसे करेंगे? मेजर करेंगे बाय रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कि ब्लू लाइट में ऑक्सीजन कितनी रिलीज हुई, रेड लाइट में ऑक्सीजन कितनी रिलीज हुई, ग्रीन लाइट में ऑक्सीजन कितनी रिलीज हुई, इस तरीके से। और ऑक्सीजन रिलीज हुई है इसको भी मेजर कैसे करेंगे? वो कुछ और, एक लाइट का सोर्स है, इसको अगर हम एक प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट मिल जाएगी। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब जिसमें सिर्फ एक कलर आएगा, है ना। लाइट सोर्स को आप प्रिज्म से पास करेंगे तो मोनोक्रोमैटिक, नहीं तो आप कैसे भी मोनोक्रोमैटिक लाइट जैसे भी फिजिक्स में बनाते हो यूज कर सकते हो। एक बीकर लिया गया, बड़ा सा वेसल है कांच का जिसके अंदर ग्रीन एल्गा है, दिस इज ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा कौन सा लिया गया है? ग्रीन एल्गा जो लिया गया वो क्लैडोफोरा है। अगर क्लैडोफोरा नहीं है तो ऑप्शन में स्पायरोगायरा भी हो सकता है। ये सिर्फ ऑप्शन है, बाकी एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एंगलमैन ने क्लैडोफोरा को ही यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आंसर पहले आपको क्लैडोफोरा आएगा, नहीं है तो स्पायरोगायरा भी हो सकता है। अब एल्गी पानी में ग्रो करती है तो इसलिए हमने इसको वाटर में रखा हुआ है। एल्गी को आप पानी से बाहर तो निकाल नहीं सकते, ग्रीन एल्गी है, वाटर में ही ग्रो करेगी। तो ये अब इस पानी में ऑक्सीजन है, इसको आप ये लाइट दे रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट दे रहे हैं, तो लाइट मिल गई। इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आई जाएगी, डिजॉल्व CO2 भी आ जाएगी, लाइट भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, वाटर भी अवेलेबल है, ग्रीन एल्गा है तो ग्रीन पिगमेंट भी हो गया। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। लाइट पड़ी, एल्गी ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। अब एल्गी फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे तो ठीक है, एक तो ये तरीका था कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो शुगर का एक्यूमुलेशन होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि आज हमने सारी एल्गी को निकाल के वेट किया, फिर हमने 7 दिन बाद वेट किया, फिर हमने 14 दिन के बाद वेट किया, फिर 21 डेज के बाद वेट किया, एवरेज निकाल लिया और कहा कि एल्गी का मास इतना बढ़ गया और ये फोटोसिंथेसिस का रेट हो गया। ये पॉसिबल एक्चुअली नहीं है कि आप एक वेसल से एल्गी को बार बार निकाल के वे करें, क्योंकि वाटर का स्टेटस वेरिएबल होगा। तो फिर हम यहाँ पे पैरामीटर क्या लिखेंगे? जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। ऑक्सीजन अगर एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है तो फिर ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे। पानी में एल्गी रखेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे, और अगर ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे तो बबल्स बाहर निकल के आएंगे। अब यहाँ ये भी नहीं आप देख सकते कि बबल कितने, मान लीजिए यहाँ पे हमने लाइट दी है, ये लाइट मोनोक्रोमैटिक आएगी तो क्या है? विवग्योर आएगा। वायलेट लाइट दी तो आपने बबल काउंट की हो, रेड लाइट में कितने बबल्स हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने क्या किया कि इस वाटर के अंदर उन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया मिला दिया। एयर यानी ऑक्सीजन को यूज करने वाला बैक्टीरिया, पानी में बैक्टीरिया मिला दोगे तो एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन बन जाएगा। तो बेसिकली इस ग्रीन एल्गा को एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में मिला दिया। अब यहाँ पे क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन को बैक्टीरिया यूटिलाइज करेंगे और बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो नोटिस ये किया कि जितनी ज्यादा बैक्टीरियल कॉलोनीज बनेंगी
उसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही ज्यादा उन्होंने ऑक्सीजन को यूज किया, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज हुई इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही फोटोसिंथेसिस हुई होगी, बिकॉज इस वेसल के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हुआ एंगलमैन के हिसाब से कि एक्युमुलेशन जो हुआ है एज कॉलोनी, जितनी भी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस से उतना ही एरोबिक बैक्टीरिया डिवाइड करके अपनी कॉलोनी बनाएगा, और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाया फिर आगे जाके बन गया ये फोटोसिंथेसिस का रेट। मतलब जितनी फोटोसिंथेसिस हुई उतनी ऑक्सीजन बनी, और जितनी ऑक्सीजन बनी उतनी ही बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनती गई। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम एक वायलेट कलर की लाइट देते हैं तो कितनी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी, ग्रीन कलर की लाइट देते हैं तो कितनी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी, रेड कलर की लाइट देते हैं तो बैक्टीरिया की कॉलोनी कितनी बनेगी। और ये ऑथेंटिक था, सब कुछ मैथमेटिकल है, बैक्टीरिया की कॉलोनी को काउंट किया जा सकता है। तो उस हिसाब से ये आया। और फिर आगे जाके हम जब भी फोटोसिंथेटिक रेट बोलेंगे तो उसका जो पैरामीटर होगा वो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये यूनिक फिनोमिना है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि रेड लाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। रेड के बाद अगर देखा जाए तो ब्लू लाइट में आएगी, ये नेक्स्ट टू रेड, मतलब फॉलोड बाई। अगर रेड आंसर नहीं है तो ब्लू आंसर हो सकता है। और ग्रीन लाइट में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नील, मतलब नो फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब हो ही गया भाई, प्लांट अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है तो ग्रीन तो रिफ्लेक्ट हो गई ना, अब लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो ग्रीन लाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेड लाइट में मैक्सिमम है फॉलोड बाय ब्लू। ये याद रखिएगा कि ये जो भी कुछ है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। और ये तीन ऑप्शन देखिए, मैं चौथा ऑप्शन नीचे लिख दूं, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट। अब आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आंसर रेड लाइट नहीं आएगा, व्हाइट लाइट आएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट में ये 7 कलर है, उसमें से ग्रीन छोड़ दो तो बाकी 6 का सम करके निकालोगे ना। तो अमंग मोनोक्रोमेटिक देना हो तो रेड आंसर आएगा, बट अगर आपने व्हाइट को रेड से कंपेयर कर दिया तो व्हाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू रेड लाइट। तो ये एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ, और यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कंक्लूड होने के बाद हम ये इस बात तक तो पहुंच गए थे कि CO2 और वाटर यूज होके शुगर बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऐसा होने के लिए ग्रीन पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल और लाइट की रिक्वायरमेंट। यहाँ जो भी एंगलमैन ने ग्राफ बनाया दैट ग्राफ वाज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना। हालांकि एंगलमैन ने वर्ड यूज नहीं किया था, इन्होंने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है ना। ग्राफ कैसे बनाओगे, सेम जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए, यहाँ पे तो आ गया रिलीज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज फोटोसिंथेटिक रेट, और वो हम कैसे काउंट करेंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी का नंबर काउंट करके। यहाँ हम क्या लेके आ रहे हैं, वेवलेंथ, क्योंकि हमें पता है कि 400 450 400 से 700 नैनोमीटर तक विवग्योर आएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऐसे आएगी लाइट। तो जब आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती जा रही है। और हम बैक्टीरिया की कॉलोनी देख लेंगे कि 400 पे हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी कितनी बनी, फिर 450 पे कॉलोनी कितनी बनी, फिर उसके बाद 500 पे कितनी बनी, फिर उसके बाद कैसे। तो ये जो भी ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है इस तरीके से आप ग्राफ देखोगे नोटिस करके, ये क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। हालांकि एंगलमैन ने वर्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूज नहीं किया था, बट फिर भी जो ग्राफ उन्होंने दिया दैट वाज लेटर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल। ये आपको याद रखिए।
और ये क्लोरोफिल का ये किसी और पिगमेंट का क्यों नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि जो एल्गी चूज की गई है वो ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी के जो पिगमेंट है आप प्लांट किंगडम में पढ़ोगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, उनके अंदर कोई स्पेशल पिगमेंट नहीं है। लाइक जैसे आपने ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन, रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपने जो है वो फाइकोएरिथ्रिन पढ़े हैं, ऐसे ग्रीन एल्गी में कोई स्पेशल पिगमेंट नहीं है। ग्रीन एल्गी की जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ही, तो इसीलिए इसको क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंसिडर कर दिया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई एंगलमैन से। और यहां तक अगर हम लेके आए तो जो रिएक्शन कंक्लूड की गई है वो ये हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, जो बनेगा वो यहाँ पे शुगर। शुगर का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CH2O होल N। ऑक्सीजन रिलीज हो गई, सनलाइट आ गया, क्लोरोफिल आ गया। ये जर्नल इक्वेशन है। इन 4 एक्सपेरिमेंट के बाद हम यहां तक तो पहुंच गए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, शुगर, ऑक्सीजन। हमें अभी ये नहीं पता कि ये शुगर हेक्सोस शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है, ये किसी ने नहीं बताया अभी। बाकी चीजें कंक्लूड कर ली और इसको बैलेंस भी नहीं किया, कितना आएगा क्या आएगा वो उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। अब इसके आगे देखते हैं क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट जो नाम आएगा वो आएगा वैन नील का। वैन नील ने क्या नोटिस किया? इन्होंने ये देखा कि यूजिंग प्लांट्स की जगह अगर बैक्टीरिया को ले लिया जाए यूजिंग ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर, बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। जब भी कभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आप बोलेंगे तो उसका मतलब यही आएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना। कुछ चीजें बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से और कुछ चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी आप बैक्टीरिया बोलते हैं तो उसका मतलब एक स्टूडेंट ये भी समझता है कि सर बैक्टीरिया का मतलब है बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा, और मोनेरा के अंदर तो साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी तो बैक्टीरिया हैं, बट साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं कहलाते। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो यही कहलाते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कब आपको बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया से अलग मानना है और कब आपको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को एक मानना है, ये चीजें आपको अलग अलग समझनी पड़ेंगी। कि जब भी कभी कोई टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन होगा तो आपको मोनेरा किंगडम पढ़ना होता है, बट जब कभी आप फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, मतलब जब आप टेक्सोनॉमी के अलावा कोई चीज पढ़ते हैं तो फिर आपको प्लांट्स और एनिमल्स लिखे जाते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी में भी आप एनसीईआरटी में भी दिया है कि फंगी आर इंक्लूडेड विद प्लांट, जबकि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा और फंगी को प्लांट से अलग निकाल के एक किंगडम का स्टेटस आर.एच. वेटेकर ने दिया। तो कब किंगडम फंगी अलग है और कब फंगी इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम है, ये अलग अलग बातें हो गई। डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी का तो फंगी आर इंक्लूडेड विद प्लांट, और अगर कोई टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, देन फंगी ऑक्युपाइज ए सेपरेट किंगडम। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं तो हायर प्लांट्स की जैसी फोटोसिंथेसिस है, तब हम उसे बैक्टीरिया कंसीडर नहीं कर रहे। अगर करेंगे भी तो साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे, और जब आप बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस बोलेंगे तो उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस नहीं आती है। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस का मतलब है ये जो यहाँ पे लिखी, एंड दोज बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर है। ग्रीन कलर के हैं या पर्पल कलर के हैं, दो ही कलर हो सकते हैं। सल्फर इनके अंदर हो गई होगा, ये सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। तो वैन नील ने इन बैक्टीरिया को यूज किया और यहाँ पे देखा कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सोर्स है इज नॉट वाटर, ये वाटर सोर्स नहीं है, क्या है? इंस्टेड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज देयर। जैसे हम फोटोसिंथेसिस में क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा CO2 H2O
सनलाइट, क्लोरोफिल, शुगर, ऑक्सीजन। मैंने बैलेंस नहीं किया, सबसे सिंपल लिखा। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि वाटर जब स्प्लिट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर जब स्प्लिट करेगा तो यहां से बनेंगे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ चली गई, और जो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन डाइऑक्साइड ने लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके क्या बनाएगा, यही तो है। वाटर का रोल अभी क्या लिखा था मैंने इस फर्स्ट पेज पे, वाटर का रोल क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर। अभी देखो फर्स्ट पेज पे यही तो लिखा था कि वाटर का काम क्या है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर है। तो अगर हमने वाटर में से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिए सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो सके और यहाँ पे शुगर की सिंथेसिस हो सके, तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन हाफ O2 बचेगी। अगर यहाँ पे 2H2 आएगा तो 1O2 आ जाएगा, ये हाफ O2 यहाँ रिलीज हो गई। इसीलिए ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, प्लांट के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो तो रिएक्शन को बैलेंस करने में रिलीज हो गई। जो मेन है वो ये रिएक्शन, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो वाटर नहीं है, इसकी जगह H2S है। मान लीजिए अगर यहाँ ये होता कि CH2 प्लस H2A होता, सनलाइट। अब मैं यहाँ पे पिगमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि बैक्टीरिया यानी इनके जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल नहीं है, कुछ और है, सिर्फ पिगमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी CH2O शुगर बन जाएगी और यहाँ A रिलीज हो जाएगा। A गैस होती तो एरो बनाते, हमें नहीं पता कि A क्या है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे CO2 की जगह H2S लिख दूं तो यहाँ पे सनलाइट आ जाएगा, यहाँ इसके पिगमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे C6H12O6 बन जाएगा और यहाँ पे सल्फर आ जाएगा। सल्फर इनऑर्गेनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एलिमेंट्री सल्फर कहलाती है, सल्फर की डस्ट होती है। सिर्फ S जो है वो बैक्टीरिया में एक्यूमुलेट कर जाएगी एंड दैट्स व्हाई दीस बैक्टीरिया आर सल्फर बैक्टीरिया। कलर इनके दो होते हैं, या तो ग्रीन पिगमेंट होगा या पर्पल पिगमेंट होगा, तो इसलिए ये ग्रीन सल्फर है या पर्पल सल्फर है। ये रिएक्शन जो भी मैंने नीचे लिखी, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ये हायर प्लांट की फोटोसिंथेसिस नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर वाटर ना होके क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिया गया है। दिस रिएक्शन इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। सर थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए पेज। एक मिनट बेटा, तो ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, जबकि प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी, एनऑक्सीजेनिक। तो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, जबकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या कहलाती है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो गया। ऐसे तो सबको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती ही है, जो रेयर है वो रेयर ये है। तो वैन नील ने ये देखा कि अगर मैं वाटर की जगह पे किसी सल्फर के सोर्स को फॉर एग्जांपल H2S को देता हूं तो क्या होगा, तो फिर होगा ये कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो वाटर से आ रही थी, और तो कुछ चेंज नहीं किया ना यहाँ वाली और यहाँ वाली इक्वेशन में। अगर ये कहा जाए कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है या वाटर की ऑक्सीजन है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर की ऑक्सीजन है। CO2 तो ये O2 रिलीज कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये वैन नील का कंक्लूजन था। कंक्लूजन ये था कि ऑक्सीजन रिलीज कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसी को आगे आप लिखोगे तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एनसीईआरटी में एक छोटी सी हेडिंग दी है। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, और किसकी स्प्लिटिंग कर रहे हैं, वाटर की कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आ रही है, इस बात को कंफर्म करने के लिए वैन नील ने अपने एक्सपेरिमेंट को एल्गी से निकाल के बैक्टीरिया पे ट्रांसफर किया, ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और वहां से ये कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर की स्प्लिटिंग से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि और तो कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं ना, या तो CO2 में है या फिर H2 में।
तो ये कंफर्म हो गया कि वैन नील के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हो गया। उसके बाद एनसीईआरटी में ये 5 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, हालांकि मैं एक और अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो ये नहीं मानते थे कि नहीं, हो सकता है कि वैन नील ने जो कहा वो सब कुछ ठीक है, बट माइट बी कि जो ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस से ना आके किसी और चीज से आती हो। अब ये फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज हुआ वही ऑक्सीजन है, इसको कंफर्म कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए फिर एक रेडियो आइसोटोप वी हैव द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। तो फिर रूमन एंड कामन का नाम आएगा, जिन्होंने ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप, बेसिकली वो हैवी आइसोटोप है, ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज करके ये कंफर्म कर दिया कि ये वाटर की स्प्लिटिंग से आएगी। हालांकि ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी याद रखिएगा, रूबन एंड कैमन, ये दो नाम आएंगे, RUBEN KAMEN, using heavy isotope of oxygen, that is O18। ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप क्या बनेगा? O18। प्रूव दैट, या प्रूव नील्स फाइंडिंग, जो नील ने डिस्कवर किया उसी को कंफर्म किया O18 को यूज करके। तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगी CO2 वाटर, बैलेंस अपने आप कर लीजिए, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये रिएक्शन है। अब इम्पोर्टेंट ये था कि रूमन एंड कामन ने जब प्लांट को वाटर दिया ना, तो वाटर ऑलरेडी रेडियो ये हैवी आइसोटोप वाला था। हैवी वाटर दिया, हैवी वाटर लैब में बनी जाता है। अब हैवी वाटर को देख के जब आप प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में लेके जाओगे, तो फिर ये देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो O18 वाली है। अब नेचर में तो O18 कहीं नहीं आता ना, तो अगर एक पॉटेड प्लांट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वो O18 वाली है, तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन वाटर की ऑक्सीजन ही है, क्योंकि वाटर को ही हमने O18 लेवल करके दिया गया। तो इस तरीके से रूबन एंड कामन ने इस चीज को कंफर्म किया। और इसके बाद हमारी एक फाइनल इक्वेशन आई, जो हम बैलेंस करके लिखते हैं, 6CO2 12H2O equals to glucose 6O2 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll। जो आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी वो ये वाली। जो लास्ट इक्वेशन है वो इन सारी डिस्कवरी के बाद आएगी। यही फोटोसिंथेसिस की मेन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 6 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी यहाँ से 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो 6CO2 को रिड्यूस करके 1 ग्लूकोज बना पाएंगे, और फिर बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे 6H2O आपको वापस मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको कंक्लूड किया और फिर यहाँ तक पहुंचे कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हो गया। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे बुक में देखेंगे क्या क्या चीजें दे रखी है, तो एक इसके बाद हेडिंग दे रखी है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। उसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में भी आप सेल में भी पढ़ो, जू में भी हो सकता है, सेल में आपको सर ने पढ़ाया हो। अभी जूलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं सर? सेल। हाँ बोलो। तो सेल स्टार्ट हुआ है कल। अच्छा, तो मे बी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वो वहां पढ़ाएं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दोनों जगह दिया है, फोटोसिंथेसिस में भी दिया हुआ है और सेल में भी दिया हुआ है। आप दोनों जगह एक ही चीज को देख सकते हैं। तो आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उस क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आएगा, आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी दिखा दूंगा, बट क्योंकि हमें क्रैश के हिसाब से थोड़ा स्पीड कर रहे हैं सिलेबस, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा। उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स वही एनसीईआरटी में जो दिए हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, दो ही क्लास दे रखी है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और बी का ग्राफ बना हुआ है और एक कैरोटीनॉइड का ग्राफ बना है। वहां पर ये भी समझाया गया कि जो क्लोरोफिल में एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि लाइट गिरी लीफ पे और रिएक्शन शुरू हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है बाय द पिगमेंट। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट का मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता।
क्योंकि इसके बाद सीरीज ऑफ रिएक्शन है और फाइनली ग्लूकोज बनेगा। तो किसी प्रोसेस का स्टार्ट पूरे प्रोसेस के बराबर नहीं हो सकता। इस बात को कंफर्म करने के लिए दो ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी ने। एक दिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो किसी भी पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एक दूसरा ग्राफ दे रखा है एक्शन स्पेक्ट्रम, जो बेसिकली प्रोसेस को शो करता है कि पूरी लाइट से ग्लूकोज कितना बना। और फिर एनसीईआरटी ने एक ग्राफ उसमें बना रखा है जिसमें लिखा है कि एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों अलग अलग बातें हैं। आ रही बात समझ में? आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, फिर उसमें कौन से पिगमेंट्स आते हैं, तो पिगमेंट्स में 3 ग्राफ बने हुए हैं। एक ग्राफ तो बना हुआ है क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड को लेके, उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तीनों को एक ही में बना दिया गया है। फिर एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें केवल फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस एक साथ लिया गया, वो दिखा दिया गया। फिर एक तीसरे ग्राफ में क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा एक साथ बनाया गया, और ये कंक्लूड किया है, वहां पे फिगर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया या आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वो प्रोसेस का स्टार्ट हुआ, बट प्रोसेस का स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस पूरा हो गया। किसी के पढ़ाने या आपके पढ़ने का मतलब ये नहीं हो सकता कि आपका रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होना और पढ़ना और उसके बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन होगा तब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से क्लोरोफिल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब पूरी फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो एक्शन स्पेक्ट्रा। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसका मतलब है ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये बस आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद आएगा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो आप दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और जो पिगमेंट्स के ग्राफ बने हुए। ग्राफ एनसीईआरटी से देखने, ग्राफ को दिमाग में बसा लीजिएगा। अगर वो ग्राफ में से वो रब करके कह दें कि ये ग्राफ किस पिगमेंट का है, तो आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि मैंने जो ये ग्राफ देखा था ये क्लोरोफिल ए का है या क्लोरोफिल बी का है या कैरोटीनॉइड है या एक्शन स्पेक्ट्रा है। 4 ग्राफ बने हुए हैं, आपको वो चारों लाइन याद रखनी है कि कौन सी लाइन किस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होगा। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड दैट क्लास विल बी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। उसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये 2 चीजें आएंगी। कोई डाउट किसी को? कुछ नो? फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। क्लियर? सर हाँ बोलो। जब जो ईगलमैन वाला एक्सपेरिमेंट था, जैसे आपने कहा था बुक में क्लेडोफोरा लिखा, तो उसका आंसर स्पाइरो वगैरह कैसे हो सकता है? नहीं, अगर दोनों में से एक चूज करना होगा तो क्लेडोफोरा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक्चुअली क्लेडोफोरा एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, और सेम एक्सपेरिमेंट को एंगलमैन के बाद बहुत सारे लोगों ने किया, तो उसमें कोई भी आप फिलामेंटस एल्गा ले सकते हो। मतलब एंगलमैन के लिए तो क्लेडोफोरा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट सेम एक्सपेरिमेंट अगर कहा जाए तो फिलामेंटस एल्गा में स्पायरोगैरा भी ऑप्शन हो सकता है। अगर क्लेडोफोरा नहीं दिया है तो आपको आंसर स्पायरोगैरा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी। स्टार मैंने क्लेडोफोरा पे ही बनाया था और उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में 2-3 जगह पे केवल प्लांट्स के नाम है, बाकी सारी चीजें जो है वो आपने पढ़ा है, अब आगे भी पढ़ेंगे। क्लोरेला जो कि एक सिंगल सेल का ग्रीन एल्गा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का जो रिसर्च किया गया है वो क्लोरेला पे किया गया, बिकॉज वो उसको कैलकुलेट करना, उसको पढ़ना, लाइफ साइकिल छोटी है तो आसान है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो क्लोरेला पे नहीं किए गए, उनमें से एक जैसे प्रिस्ले का था, वहाँ पे मिंट का प्लांट मेंशन किया गया है, कोई और प्लांट नहीं है। इसी तरीके से एंगलमैन में क्लेडोफोरा आएगा, वहाँ कुछ और नहीं आएगा। और बाकी इन जैसे वैन नील का वर्क है तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि वो ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे। आइगनहॉर्स ने प्रिस्टले की फाइंडिंग को ही कंफर्म किया था। जेवी सैक ने कोई प्लांट का नाम नहीं दिया था, उन्होंने किसी भी प्लांट के अंदर कहा कि ग्रीन पार्ट के अंदर
फोटोसिंथेसिस होती है, और जब एक्यूमुलेशन शुगर का होगा तो प्लांट ग्रो करते हैं। तो जहां जहां जो चीजें मेंशन है वो तो इम्पोर्टेंट है। आगे जब हम पढ़ेंगे C3 साइकिल तो ऑब्वियस है कि वो क्लोरेला पे दी गई है ना। या आगे और भी बहुत सारा वर्क है, बहुत सारे साइंटिस्ट और भी हैं, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते। उनमें से मोस्ट ऑफ द वर्क क्लोरेला पे ही किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट। ओके सर, देखते हैं, है ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।